नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आप सभी को सबसे पहले तो आज बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि दोस्तों आज 2 जुलाई है और आज वही दिन है जब 2 साल पहले हम राजपूत ट्यूटोरियल के रैला ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किए थे। और आज 2 साल बाद हम उस पड़ाव पर पहुंचे हैं कि जो राजपूत ट्यूटोरियल का रैला का ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसके 68,000 डाउनलोड्स हो चुके हैं। तो इस चीज़ों के लिए मैं आपको बहुत तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं। ये सब तभी संभव हो पाया है जब आप निरंतर अपना प्यार, अपना समर्थन हमारे साथ बनाए रखे हैं। इस पड़ाव में पहुंचने के लिए जो हमारे संस्थापक हैं CS राजपूत सर हैं, उनके कड़ी मेहनत, उनका कड़ा परिश्रम और उनका सटीक मार्गदर्शन का ही नतीजा है कि जो पूरा हमारा राजपूत ट्यूटोरियल की टीम है वो इतनी मेहनत से, चाहे वो टेक्निकल स्टाफ हो, चाहे वो फैकल्टी मेंबर्स हो, चाहे वो मैनेजमेंट के ही लोग क्यों ना हो, इतनी कड़ी मेहनत और परिश्रम से राजपूत ट्यूटोरियल रैला को यहाँ तक लाने में अपना योगदान दे पाए हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे सभी विद्यार्थियों से, सभी अभिभावक गण से आगे भी यही आशा और उम्मीद करता हूं कि आप निरंतर हम पे ऐसा ही प्यार बरसाते रहें, हमको ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, ताकि हमारा जो उद्देश्य है कि हम देश प्रदेश के जितने भी ऐसे विद्यार्थी हैं जो दूर आंचल में बैठे हैं, ऐसी जो महिलाएं हैं जो कि हाउसवाइफ हैं, या ऐसे कुछ विद्यार्थी हैं जो व्यवसाय या कुछ कारणवश जो हमारे संस्था तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, हम स्वयं उनके तक पहुंचे ताकि एक बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को एक इजी तरीके से पहुंचाया जाए। जितनी बेटर से बेटर टेक्नोलॉजी से, जितने इजी से इजी माध्यम से हम पहुंचा सकें, उतना ये हमारा हमेशा का हमेशा प्रयास रहता है। तो दोस्तों, इसी के साथ ही मैं आपसे उम्मीद करता हूं और एक बार फिर से बड़े खुशी के साथ आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस जो हमारा पूरा दौर है, जो हमारा सफलता की कड़ी है, इसमें हम पूरे राजपूत ट्यूटोरियल परिवार साथ में मिलकर आगे बढ़े हैं और इसी तरीके से हम आगे भी साथ बढ़ते रहें और एक के बाद एक सारे अचीवमेंट प्राप्त करते रहें। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस हफ्ते की 26 जून से लेकर 2 जुलाई तक की नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। ठीक है, पहला रणजी खिताब जीतकर मध्य प्रदेश ने रचा इतिहास। डेका IB चीफ अय्यर नीति आयोग के CEO बनाए गए। उद्धव ने मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा। 6 अगस्त को होगा उपराष्ट्रपति जी का चुनाव। 2024 तक देश के हर ब्लॉक में होंगे PM श्री स्कूल। अगली G20 शिखर सम्मेलन कश्मीर में आयोजित की जाएगी। पद्मा पुल से तेज होगा बांग्लादेश की विकास यात्रा। DRDO को बड़ी कामयाबी, टारगेट विमान अभ्यास का किया गया सफल परीक्षण। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में छत्तीसगढ़ का रहा दूसरा स्थान। अंतरिक्ष में फैले मलबे की सफाई करेगा ब्रिटेन का ऑक्टोपस यान। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले लेते हैं आज का जोश का टॉनिक। देखिए दोस्तों, जो संघर्ष होता है ना, वो जितना ही कड़ा होता है, जितना ही कठिन होता है ना, उतना जो जीत होता है ना, उतना ही जीत आपकी शानदार होती है। इसलिए दोस्तों, जो आपका ये जो दौर है, जो एक कठिन परिश्रम का दौर है, इसमें इतना खून पसीना बहाइए, इतना कठिन परिश्रम करिए कि जब आप जीतें तो आपकी जीत भी इतनी ताबड़तोड़ और इतनी शानदार और जबरदस्त जीत हो ना कि आपकी दुनिया ना पूरा आपको देखते रह जाए कि आपकी ये जीत इतनी बड़ी हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो अपना पहला प्रश्न क्या बोलता है? हाल ही में आयोजित रणजी क्रिकेट टूर्नामेंट में मध्य प्रदेश के कप्तान कौन थे? तो आदित्य श्रीवास्तव जी मध्य प्रदेश टीम के कप्तान थे। देखिए दोस्तों, अगर बोलता है जो रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट है वो कौन से खेल के लिए कराया जाता है, तो देखिए दोस्तों, घरेलू फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए इस ट्रॉफी को कराया जाता है। अगर बोलते हैं रणजीत जी कौन थे, तो देखिए दोस्तों, जो रणजीत जी थे वो पहले ऐसे भारतीय थे जो क्रिकेट के इंटरनेशनल लेवल में इंडिया की टीम को रिप्रेजेंट किए थे। ठीक है, अगर बोलता है जो रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट है पहली बार कब हुआ था, तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट टाइम 1934-35 में इस टूर्नामेंट को कराया गया था। अगर बोलता है 2022 में ये टूर्नामेंट का फाइनल कहाँ हुआ था, तो देखिए दोस्तों, जो चिन्ना स्वामी स्टेडियम है जो बेंगलोर का
चिन्ना स्वामी स्टेडियम है, इसमें जो रणजी ट्रॉफी है उसका फाइनल को कराया गया था। अगर बोलता है किस किस टीम के बीच में हुआ था, तो जो फाइनल है वो मध्य प्रदेश और मुंबई टीम के बीच में कराया गया था। ठीक है, जिसमें बोलेगा अगर विजेता कौन रही थी, तो अपने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए जो मध्य प्रदेश की टीम है वो पहली बार इस टूर्नामेंट की विनर रही हुई है। ठीक है, अगर बोलते हैं मुंबई इसके पहले कब जीती है, तो दोस्तों जो मुंबई है इतनी खतरनाक टीम है कि वो अब तक सबसे ज्यादा बार इस टूर्नामेंट को जीतने वाली टीम है। कितने बार जीती है बोलेगा तो 41 टाइम से टीम जीत चुकी है। अगर बोलेगा इस साल जो मुंबई टीम है उसके कप्तान कौन थे, तो पृथ्वी शॉ जी इस टीम के कप्तान थे। अगर बोलता है जो मध्य प्रदेश टीम है उसका कोच कौन था, तो देखिए दोस्तों जो मध्य प्रदेश टीम है उसके जो कोच थे चंद्रकांत पाटिल जी थे। ठीक है, अगर बोलता है कि जो टूर्नामेंट है उसमें मैन ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किसको मिला है, मैन ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किसको मिला है, तो ये मुंबई के ही सरफराज खान को उनके बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए 982 रन बनाने का उन्होंने जो कारनामा किया है उसके लिए इनको मैन ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अगर बोलता है इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट कौन लिया है, तो मुंबई के ही शम्स मुलानी जी 45 विकेट लेके इस प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर बने हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। एक वरिंदर सिंह जी थे, जो वरिंदर सिंह थे वो हमारे देश के एक हॉकी खिलाड़ी थे। क्या थे, हॉकी खिलाड़ी थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। ठीक है, बोलेगा इन्होंने कौन से प्रतियोगिता में भाग लिया था, तो देखिए दोस्तों जो 1975 का जो वर्ल्ड कप था, ये ऐसा वर्ल्ड कप और ये इकलौता ऐसा वर्ल्ड कप है जिसमें भारतीय टीम ने विजय प्राप्त की थी। ठीक है, ये इकलौता ऐसा वर्ल्ड कप है जब जिस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने गोल्ड लाने का कारनामा किया था। ठीक है, तो इसी कारनामे के कारण इनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण 2007 में इनको ध्यानचंद अवार्ड से नवाजा गया था। ठीक है, एक बात और देखो दोस्तों, जो नीरज चोपड़ा जी हैं जिनको हम सब जानते हैं, वो कौन है, नीरज चोपड़ा जी 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक है जो कि 2021 में हुआ था, उसमें गोल्ड लाने वाले इकलौते खिलाड़ी थे। अगर बोलेगा किसमें गोल्ड लाए थे, तो जेवलिन थ्रो में इन्होंने गोल्ड लाया था। ठीक है, कितना मीटर फेंक के गोल्ड लाया था बोलेगा तो 87.58 मीटर फेंकने का इन्होंने कारनामा किया था। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है, देखिए दोस्तों एक टूर्नामेंट है, उस टूर्नामेंट का नाम है डायमंड लीग। क्या है, डायमंड लीग। ठीक है, कहां हुआ था बोलेगा तो स्टॉकहोम में इसे कराया गया था। ठीक है, तो इस टूर्नामेंट में क्या है, जो हमारे नीरज चोपड़ा जी है जो कि ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उन्होंने अपना ही नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है और 89.94 मीटर जेवलिन थ्रो को फेंकने का कारनामा स्थापित किया है। ठीक है, अगर बोलता है कि रोनाल्डो सिंह जी कौन है, तो देखिए दोस्तों जो हाल ही में एशियन साइकिलिंग टूर्नामेंट हुआ था, तो उस टूर्नामेंट में जो रोनाल्डो सिंह जी हैं वो ऐसे पहले भारतीय हैं जो इंडिया को 3 मेडल दिलाए हैं। ठीक है, उसमें उनकी सफलता ये रही है कि उस 3 मेडल में जो एक मेडल है वो सिल्वर मेडल रहा है। ठीक है, अगर बोलता है कि अभिषेक वर्मा जी कौन है, तो देखिए दोस्तों हाल ही में एक आर्चरी का वर्ल्ड कप हुआ है। क्या हुआ है, आर्चरी का वर्ल्ड कप हुआ है। उस वर्ल्ड कप में कंपाउंड मिश्रित युगल वर्ग में जो ये अभिषेक वर्मा जी हैं, साथ में उनके ज्योति सुरेखा जी ने गोल्ड लाने का कारनामा किया है। क्या लाया इन्होंने गोल्ड लाने का कारनामा किया है। ठीक है,
तो इस बात को रट लो दोस्तों कि जो साइक्लिंग इवेंट हुआ था एशियन साइक्लिंग टूर्नामेंट, उसमें कौन रजत पदक लाया था? तो रोनाल्डो सिंह जी रजत पदक लाए थे। ठीक है, आर्चरी के वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल कौन लाया बोलेगा तो अभिषेक वर्मा जी और ज्योति सुरेखा जी ने गोल्ड मेडल लाया है। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों कि फाइनल में पहली बार कौन जीत हासिल की है? तो मध्य प्रदेश ने जीत हासिल की है। इसी खुशी में जो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट है वो खिलाड़ियों को 2 करोड़ रुपए का इनाम देने का घोषणा की है। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों। जो मध्य प्रदेश है उस टीम के कप्तान कौन थे? तो आदित्य श्रीवास्तव जी मध्य प्रदेश टीम के कप्तान थे। ठीक है, सबसे ज्यादा बार जीतने वाली कौन सी टीम रही है बोलेगा तो इस बात को रट लो दोस्तों, मुंबई 41 टाइम जीतने के साथ ही सर्वाधिक जीतने वाली टीम रही है। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों कि कौन मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहा है? तो सरफराज खान जी मैन ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किए गए हैं। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों, जो वरिंदर सिंह जी हैं जो कि हॉकी के खिलाड़ी थे, उनको कब ध्यानचंद अवार्ड दिया गया था? तो 2007 में अवार्ड दिया गया था। ठीक है, जो नीरज चोपड़ा जी हैं वो नया नेशनल रिकॉर्ड कितने मीटर का बनाया बोलेगा तो इस बात को रट लीजिए दोस्तों, 89.94 मीटर का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नया प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो तपन डेक्का जी को नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देखिए दोस्तों, अगर बोलता है जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, इंटेलिजेंस ब्यूरो को कब स्थापित किया गया था? तो 1887 को इसकी स्थापना की गई थी। किस संबंध में इनको किया गया था, किस चीज की देखभाल के लिए किया गया था बोलेगा तो इनको डोमेस्टिक अफेयर्स के साथ साथ फॉरेन रिलेटेड मैटर्स की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए भी इनको अपॉइंट किया गया था। ठीक है, आगे क्या हुआ? 1968 में जो आईबी है उसके तहत एक और एजेंसी बना दी गई। कौन सी एजेंसी बनाया बोलेगा तो आईबी तो था ही, उसके साथ ही रॉ नाम की एक एजेंसी बना दी गई। रॉ का फुल फॉर्म क्या है बोलेगा तो रॉ का फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठीक है, तो अब बोलोगे कि रॉ क्या करती है और आईबी क्या करती है? तो देखो दोस्तों, जो आईबी है उसको सिर्फ डोमेस्टिक मैटर्स का काम दे दिया गया और जो रॉ है उसको फॉरेन रिलेटेड मैटर्स दे दिया गया। फॉरेन रिलेटेड मैटर्स के साथ साथ जो रॉ है उनको काउंटर टेररिज्म से लड़ने का जिम्मा और साथ ही जो हमारा न्यूक्लियर पावर है उसकी सिक्योरिटी का भी जिम्मा किसको दिया गया? तो रॉ को दे दिया गया। ठीक है, अगर बोलता है जो आईबी है वो किसके अंदर आती है? तो जो आईबी है वो हमारे गृह मंत्रालय के अंदर में आती है। ठीक है, अगर बोलता है रॉ किसके अंदर में आती है? तो रॉ डायरेक्ट हमारे प्रधानमंत्री जी के अंदर में आती है। ठीक है, तो जो ये आईबी है इसका आईबी का अभी नया चीफ किसको अपॉइंट किया गया है? तो तपन डेक्का जी को इसका नया चीफ अपॉइंट किया गया है। ठीक है, रॉ का चीफ किसको अपॉइंट किया गया है बोलेगा तो देखिए दोस्तों, जो सामंत गोयल जी थे जो ऑलरेडी जो रॉ एजेंसी है उसके चीफ थे, उनका जो पीरियड है वो 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, एक चीज और देखो दोस्तों, एक पालोन जी मिस्त्री करके एक हमारे देश के जाने माने एक विख्यात एक पर्सन थे। ठीक है, क्या हुआ है? तो उनका हाल ही में निधन हुआ है। कितने साल की उम्र में हुआ है बोलेगा तो 93 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। ये कौन था बोलेगा तो देखिए दोस्तों, जो सापोर जी पालोन जी करके एक जो कंपनी थी उसके ये चेयरमैन थे। ठीक है, और क्या थे बोलेगा तो जो टाटा ग्रुप है, टाटा ग्रुप के ये सबसे बड़े शेयर होल्डर थे। कितने परसेंट के थे बोलेगा तो 18.4% के साथ ये टाटा ग्रुप के सबसे बड़े शेयर होल्डर थे। ठीक है, इन्होंने क्या कारनामा किया है बोलेगा तो देखिए दोस्तों, 1984 में इन्होंने यूरेका फोर्ब्स नाम की एक कंपनी बनाई थी। ठीक है, वो कंपनी क्या करती है बोलेगा तो जो एक्वागार्ड है और जो वैक्यूम क्लीनर जैसी नई नई टेक्नोलॉजी होती है
उन टेक्नोलॉजी को इन मार्केट में लाने में इनका सबसे बड़ा योगदान रहा है। और क्या है बोलेगा तो जो ये पालोनजी मिस्त्री जी हैं ये बहुत बड़े बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन बोल लो उसके ये टाइकून हैं। ठीक है, अगर बोला जाता है कि जो पालोनजी मिस्त्री है वो खुद एक ऐसे इंसान हैं जो बोला जाता है कि मुंबई का जो 50% बिल्डिंग है इन्होंने ही बनाया है। तो अगर बोलेगा कौन कौन सी बिल्डिंग को बनाया है तो देखिए आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है चाहे एसबीआई का हो, ऐसे नामी गिनामी बिल्डिंग को बनाने का इन्होंने कारनामा किया है। ठीक है, अगर बोलता है जो आरबीआई है, आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है तो आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है, ठीक है, अगर बोलता है नितिन गुप्ता जी कौन है तो देखिए दोस्तों जो सेंट्रल डायरेक्ट टैक्स बोर्ड होता है, सेंट्रल डायरेक्ट टैक्स जो बोर्ड होता है इसके नितिन गुप्ता जी को इनका अध्यक्ष बनाया गया है। अगर बोलता है ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है तो वित्त मंत्रालय के अंदर में ये विभाग आता है। अगर बोलेगा वित्त मंत्री कौन है अभी तो निर्मला सीतारमन जी अभी हमारी वर्तमान की वित्त मंत्री है। अगर बोलेगा ये आकाश अंबानी जी कौन है तो देखिए दोस्तों जो रिलायंस जियो का जो इन्फोकॉम कंपनी है उस कंपनी के मुकेश अंबानी जी चेयरमैन थे। तो हाल ही में मुकेश अंबानी जी क्योंकि अपने पद से रिजाइन कर दिया गया है, इसीलिए जो आकाश अंबानी जी हैं उनको रिलायंस जियो कंपनी का नया चीफ बना दिया गया है। ठीक है, तो इस बात को रट लो दोस्तों कि जो हमारा आईबी है, आईबी के नए अध्यक्ष कौन है, तपन देका जी आईबी के नए अध्यक्ष हैं। रॉ के चीफ कौन है बोलेगा तो समंत गोयल जी रॉ के हमारे चीफ हैं। ठीक है, अगर बोलता है रॉ कब बना था तो इस बात को रट लो दोस्तों 1968 में रॉ को बनाया गया था। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों कि जो आरबीआई का हेडक्वार्टर है वो कहाँ है बोलेगा तो मुंबई में है, जो कि हमारी फाइनेंशियल कैपिटल भी कहलाती है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न। तो अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन है तो एकनाथ शिंदे जी को महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। देखिए दोस्तों जो महाराष्ट्र में पूरा भी पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा था उसको हम अच्छे से समझते हैं कि वो पॉलिटिकल ड्रामा पूरा था क्या। तो देखिए दोस्तों 2019 में महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव कराया गया था। कितने सीटों में कराया गया था तो इनके विधानसभा में 288 सीट है जिनके लिए चुनाव कराया गया था। ठीक है, तो अगर बोलेगा कि कौन सी पार्टी कितनी सीट जीती तो देखिए दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी है, जो बीजेपी है, वो सबसे ज्यादा 105 सीट जीती। उसके बाद किसका ज्यादा सीट आया बोलेगा तो जो शिवसेना है उनका आया 56 सीट, और जो एनसीपी है उनका आया 54 सीट, और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उनका आया 44 सीट। ठीक है, और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है या जो दूसरे पार्टी के मेंबर थे, जो रेस्ट सीट है वो सारे पार्टीज का आया। ठीक है, तो अब बोलोगे कि सरकार किसने बनाई तो देखिए दोस्तों जो शिवसेना है, एनसीपी है और कांग्रेस मिलके सरकार बना ली। उस सरकार का नाम क्या है बोलेगा तो उस सरकार का नाम था महाविकास अघाड़ी सरकार। ठीक है, तो अब बोलेगा कि इस महाविकास अघाड़ी के सीएम किसको अपॉइंट किया गया तो शिवसेना के ही उद्धव ठाकरे जी को महाविकास अघाड़ी सरकार का सीएम नियुक्त किया गया। ठीक है, अब अभी क्या हुआ दोस्तों तो जो 2022 है, 2022 में जो शिवसेना के 56 मेंबर्स हैं, इनमें से ही 56 मेंबर्स में से 40 विधायकों ने बगावत की। ठीक है, किसके अध्यक्षता में बगावत की बोलेगा तो जो एकनाथ शिंदे जी हैं इनकी अध्यक्षता में शिवसेना के लोगों ने बगावत की। उसकी वजह से क्या हुआ, जो ये सरकार है महाविकास अघाड़ी सरकार वो माइनॉरिटी में आ गई। उसकी वजह से जो सीएम उद्धव ठाकरे जी हैं इनको रेजिग्नेशन देना पड़ा। लेकिन रेजिग्नेशन देने से पहले उद्धव ठाकरे जी ने क्या किया तो जो महाराष्ट्र है उसके कुछ इंपॉर्टेंट जगह हैं तो कौन सा है, औरंगाबाद, उस्मानाबाद और है जो अभी न्यू मुंबई में जो एयरपोर्ट बन रहा है
एयरपोर्ट बन रहा है, इनके नामों को जो ठाकरे जी हैं उन्होंने चेंज कर दिया। तो बोलेगा क्या नाम रख दिया? तो जो औरंगाबाद है उसका नाम बदल के इन्होंने संभाजी नगर रख दिया, और जो उस्मानाबाद है उसका नाम बदल के धाराशिव रखा, और जो एयरपोर्ट है एयरपोर्ट का नाम डीबी पाटिल जी के नाम पे रख दिया गया। ठीक है, तो एक बात और देखो दोस्तों, ये जो हमारे उद्धव ठाकरे जी हैं वो विधायक तो थे, लेकिन वो विधानसभा के मेंबर नहीं थे। तो बोलेगा विधायक थे लेकिन विधानसभा के मेंबर नहीं थे। तो देखिए दोस्तों, हमारे देश में बायकैमरलिज्म नाम की एक प्रणाली होती है। इसका मतलब होता है द्विसदन। इसमें क्या होता है, जो राज्य है उसमें क्या होता है, विधान सभा होता है, और विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद का भी गठन किया जाता है। ठीक है, तो बोलेगा कि ऐसे कितने राज्य हैं जहां पे विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है, मतलब द्विसदनों की व्यवस्था है। तो देखो दोस्तों, ऐसे 6 राज्य हैं जिसमें द्विसदनों की व्यवस्था है। ऐसा कौन कौन सा राज्य है बोलेगा तो देखिए दोस्तों, ये हमारे भारत का नक्शा है। ठीक है, ये हमारे भारत का नक्शा है। तो इसमें कौन कौन से 6 राज्य है बोलेगा तो एक तो है महाराष्ट्र, ठीक है, दूसरा है कर्नाटका, तीसरा है यूपी, चौथा है बिहार, ठीक है, पांचवा है आंध्र प्रदेश, और छठवा है तेलंगाना। ठीक है, एक बात और जान लो दोस्तों, हाल ही में जो वेस्ट बंगाल है इनकी जो सीएम है ममता बनर्जी जी, वो भी द्विसदनों के व्यवस्था के लिए मांग कर रही है। तो किस आर्टिकल के तहत मांग कर रही है बोलेगा तो जो बायकैमरलिज्म होता है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 169 के तहत इनकी व्यवस्था की गई है। ठीक है, अब अगर बोलेगा जो महाराष्ट्र है, अगर उसमें द्विसदन है तो द्विसदन में महाराष्ट्र में कितने कितने मेंबर हैं? तो देखिए दोस्तों, जो विधानसभा है, विधानसभा में उनके 288 मेंबर्स हैं। जो विधान परिषद है, विधान परिषद में उनके 78 मेंबर्स हैं। अगर बोलेगा महाराष्ट्र में सांसद कितने हैं, तो देखो दोस्तों, जो लोकसभा है उसमें उनके 48 सांसद हैं, और जो राज्यसभा है उसमें उनके टोटल 19 सांसद हैं। ठीक है, एक बात और जानो दोस्तों, कि अगर आप बोलोगे कि जैसे एकनाथ शिंदे जी ने बगावत करके एक नई अलग से गुट बना ली और सरकार गिरा दी, तो ऐसा क्या संभव है? ऐसा क्या कोई भी कर सकता है क्या? तो देखिए दोस्तों, हमारा संविधान बोलता है कि हमने 1985 में 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट करके संविधान में एक नया शेड्यूल लेके आया है। कौन सा शेड्यूल लेके आया है? तो 10 शेड्यूल लेके आया है। ये क्या है 10 शेड्यूल बोलेगा तो एंटी डिफेक्शन लॉ इसका नाम है। ठीक है, तो बोलेगा इससे ये किसके लिए लाया है? तो देखो दोस्तों, इसको जो सांसद और जो हमारे विधायकगण हैं उनके लिए लाया गया है। तो एक बात और देखो दोस्तों, जो हमारे सांसद और विधायकगण होता है वो किस किस टाइप के हो सकते हैं? तो देखो, जो हमारे सांसद विधायक होते हैं, या तो वो पॉलिटिकल पार्टी से होते हैं, या तो फिर वो इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब वो बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी में रहते हुए वो खुद से चुनाव लड़ते हैं, या तो जैसे कि राज्यसभा में 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं, उस टाइप के भी हमारे नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो अगर बोलेगा कि जो 10 शेड्यूल है उसमें इन लोगों का डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होता है, तो इनका डिस्क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया देखें, सबके लिए अलग अलग होता है। तो बोलेगा अगर जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके मेंबर्स कब डिस्क्वालीफाई होते हैं, तो देखो दोस्तों, जो पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं, जब वो चुनाव लड़ते हैं, तो वो अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी से लड़ रहे हैं, इसका मतलब ये है वो उस विचारधारा के लिए लड़ रहे हैं। तो जो जनता है अगर उनको वोट करती है तो उनके लिए तो वोट करती ही है, लेकिन साथ में उस पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा के लिए भी वोट करती है। इसीलिए वो जो सांसद और विधायक होते हैं उनको ये जरूरी होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी होता है उनके डायरेक्शन को फॉलो करें। ठीक है,
और साथ ही क्या करें, वो उस पॉलिटिकल पार्टी को कभी छोड़े ना, तो वो पॉलिटिकल पार्टी को रिजाइन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अगर जो पॉलिटिकल पार्टी के जो सांसद और विधायक हैं, अगर वो रिजाइन करते हैं या वो डायरेक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो नहीं करते हैं, तो इन कंडीशन में इनका क्या होगा, डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर बोलेगा कि जो इंडिपेंडेंट मेंबर हैं उनका डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होगा, तो देखो दोस्तों, जो इंडिपेंडेंट मेंबर हैं इसका मतलब ये है जब उनको जनता वोट की होगी तो उनको कोई भी विचारधारा के लिए वोट नहीं की होगी और सिर्फ वो उनके व्यक्तित्व के लिए वोट की होगी। तो अगर जो इंडिपेंडेंट लोग हैं, अगर वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो उनका क्या हो जाएगा, डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, अब नॉमिनेटेड मेंबर लोग कब डिस्क्वालीफाई होंगे बोलेगा, तो देखिए दोस्तों, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं उनको 6 महीने का समय दिया जाता है। ठीक है, अब बोलोगे 6 महीने का समय क्यों दिया जाता है, तो देखो दोस्तों, जो हमारी सदनें होती हैं, जो हमारा सदन होता है, वो कम से कम जो 2 सदन होता है, वो 2 सदन के बीच में कम से कम 6 महीने का गैप हो सकता है। मतलब जो 2 सदन होते हैं, वो 2 सदन में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो वही रीजन है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं उनको कम से कम 6 महीने का टाइम दिया जाता है कि कम से कम वो एक बार सदन में मौजूद होके जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं उनकी विचारधारा को, उनके लीडर्स को, उनकी सोच को समझ सके ताकि ज्वाइन कर सके। अगर उसके बाद अगर वो ज्वाइन करते हैं तो वो क्या होगा, शेड्यूल 10 के अंदर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, देखो दोस्तों, अगर बोलता है ये मानिक साहा जी कौन है, तो मानिक साहा जी त्रिपुरा के सीएम हैं। ठीक है, जो कि हाल ही में उपचुनाव में जीत के आए हैं। अगर बोलेगा त्रिपुरा में कितनी विधानसभा सीटें हैं, तो त्रिपुरा में टोटल 60 विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, अगर बोलता है त्रिपुरा के गवर्नर कौन है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्या जी यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, एक बात और जान लो दोस्तों, जो हमारा त्रिपुरा प्रदेश है वो कहाँ आता है, तो वो हमारे नॉर्थ ईस्ट में आता है। ठीक है, तो जो हमारा त्रिपुरा प्रदेश है वो इकलौता ऐसा राज्य है जो तीनों डायरेक्शन से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। क्या है, त्रिपुरा एक ओनली स्टेट है जो कि बांग्लादेश से 3 साइड से घिरा हुआ है। ठीक है, अगर बोलता है ये भगवत मान जी कौन है, तो ये हमारे पंजाब के सीएम हैं। ठीक है, अगर बोलता है पंजाब के गवर्नर कौन है, तो देखिए दोस्तों, बनवारी लाल पुरोहित जी यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, तो इस बात को रट लो दोस्तों कि जो महाराष्ट्र है उसके नया सीएम कौन बने हैं, तो एकनाथ शिंदे जी को नया सीएम बनाया गया है। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों कि जो औरंगाबाद है, औरंगाबाद का नया नाम क्या रखा गया है, तो संभाजी नगर इसका नया नाम रखा गया है। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों कि जो महाराष्ट्र है उसमें विधानसभा में कितने मेंबर्स हैं, तो 288 मेंबर्स हैं, और विधान परिषद में कितने मेंबर्स हैं, तो 78 इनके टोटल मेंबर्स हैं। इस बात को रट लो दोस्तों कि द्विसदनों की व्यवस्था, बाइकैमरलिज्म की व्यवस्था देश में कितने जगह में है, तो 6 जगहों में इनकी व्यवस्था है। इस बात को रट लो दोस्तों, कौन इसकी डिमांड कर रहा है, तो वेस्ट बंगाल इसकी डिमांड कर रहा है। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों कि जो 10 शेड्यूल है वो कब आया, तो 85 में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इसको लाया गया। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अपना अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि 2022 में उपराष्ट्रपति जी का चुनाव कब होना है, तो 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति जी का चुनाव कराया जाना है। अगर बोलता है कौन कौन एलिजिबल है, तो देखो दोस्तों, उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जो सभी संसदगण होते हैं, जो सभी सांसद होते हैं, वो इस वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, अगर बोलता है कितने सांसद हैं और कहाँ कहाँ होते हैं, तो देखिए दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा में सांसद होते हैं। लोकसभा में मैक्सिमम कितने होते हैं बोलेगा, तो 550 प्लस 2 मेंबर्स लोकसभा में होते हैं। जो 2 मेंबर्स थे, एक बात ध्यान में रखिए दोस्तों, ये कौन था, एंग्लो इंडियन मेंबर्स थे, जो कि 2020 में इनको हटा दिया गया है।
ठीक है। तो अभी टोटल कितने सांसद हैं? 550 सांसद टोटल हो सकते हैं। अगर बोलेगा अभी कितने सांसद हैं तो 543 अभी टोटल सांसद प्रेजेंट में मौजूद हैं। ठीक है। अगर बोलेगा राज्यसभा में कितने होते हैं तो राज्यसभा में मैक्सिमम 250 सांसद हो सकते हैं। उसमें से जो 238 होते हैं वो स्टेट से इलेक्टेड होते हैं और जो 12 होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं। ठीक है। बोलेगा अगर अभी राज्यसभा में कितने सांसद हैं तो 245 मेंबर्स अभी टोटल राज्यसभा में प्रेजेंट है। तो अगर बोलेगा कौन कौन से सांसद एलिजिबल हैं तो देखो दोस्तों, प्रेसिडेंट इलेक्शन में जो नॉमिनेटेड सांसद थे वो एलिजिबल नहीं होते थे, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में चाहे वो स्टेट का सांसद हो, चाहे वो यूटी का सांसद हो, चाहे वो नॉमिनेटेड हो, चाहे वो इलेक्टेड हो, सारे के सारे सांसद वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है। अगर बोलेगा जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो कितने साल के लिए होता है तो देखिए दोस्तों, 5 साल के लिए इन्हें बनाया जाता है। 5 साल की गिनती कब से होती है बोलेगा तो देखिए दोस्तों, एट द डेट ऑफ ज्वाइनिंग द ऑफिस, मतलब जिस डेट से वो ऑफिस ज्वाइन करते हैं उनके 5 साल की अवधि को उसी दिन से गिना जाना चालू होता है। ठीक है। अगर बोलेगा अभी तत्काल के जो करंट के वाइस प्रेसिडेंट कौन है तो देखिए दोस्तों, वेंकैया नायडू जी अभी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। ठीक है। एक बात और जान लो दोस्तों, जो हमारे देश में वाइस प्रेसिडेंट होता है वो वाइस प्रेसिडेंट ही जो हमारा राज्यसभा होता है उसके चेयरमैन भी वही वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है। एक बात और देखो दोस्तों, अगर बोलता है कि हमारे देश के पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हमारे देश के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। अगर बोलेगा ऐसे कौन से वाइस प्रेसिडेंट हैं जो दो बार लगातार वाइस प्रेसिडेंट के पद पे चुन के आए हैं तो देखिए दोस्तों, पहले तो एस राधाकृष्णन जी ही हैं और जो दूसरे राष्ट्रपति हैं वो कौन है तो वो हमारे हामिद अंसारी जी हैं। ठीक है। अगर बोलता है कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति जी हैं जो निर्विरोध चुन के आए हैं, मतलब अनअपोज्ड चुन के आए हैं तो देखिए दोस्तों, एक तो हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ही हैं और दूसरे कौन हैं तो दूसरे हैं एम हिदायतुल्ला जी हैं और तीसरे हैं शंकर दयाल शर्मा जी हैं। ठीक है। अगर बोलता है कि जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं वो 2 बार कब जीत के आए थे तो एक आए थे तो सबसे पहले उपराष्ट्रपति 1952 और दूसरा 1957 में। हामिद अंसारी जी कब आए थे बोलेगा तो ये आए थे 2007 में और 2012 में। ठीक है। अनअपोज कब जीत के आए थे बोलेगा तो दोनों ही समय ये अनअपोज जीत के आए थे। अगर बोलेगा एम हिदायतुल्ला जी कब जीत के आए थे तो 1979 में ये जीत के आए थे। ठीक है। एक बात और जानिए दोस्तों, जो एम हिदायतुल्ला जी हैं ये हमारे देश के 11 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहे हैं। ठीक है। एक बात और देखो दोस्तों, जो एम हिदायतुल्ला जी हैं इन्हीं के नाम से हमारे छत्तीसगढ़ में 2003 में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की गई थी। ठीक है। इसके अलावा एक बात और जानो दोस्तों, जो हमारा चीफ इलेक्शन कमीशन होती है वो क्या बोलती है, हमारे पास पावर है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, पॉलिटिकल पार्टीज को हम रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है। रजिस्टर तो कर सकते हैं लेकिन हमारे पास ये पावर नहीं है कि हम उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर पाएं। ठीक है। उसकी वजह से क्या हुआ है, हमारे देश में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हो गई है, जिसकी वजह से जो हमारा चीफ इलेक्शन कमीशन है, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, उसको पॉलिटिकल पार्टीज को मैनेज करने में बहुत परेशानी हो रही है। तो इसलिए जो हमारा चीफ इलेक्शन कमीशन है वो क्या बोलते हैं, हम एक ऐसा पावर चाहते हैं जिससे हम ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर पाएं। ठीक है। एक बात और जान लो दोस्तों कि जो ये हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन है अभी कौन है तो अभी राजीव कुमार जी हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन है। अगर बोलेगा संविधान में कौन सा आर्टिकल इलेक्शन कमीशन को स्थापित करता है तो देखिए दोस्तों, आर्टिकल नंबर
324 चीफ इलेक्शन कमीशन को स्थापित करता है। ठीक है, एक बात और जान लो दोस्तों, एक संस्था है, उस संस्था का नाम है एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। ठीक है, ये संस्था क्या करती है? तो ये संस्था हमारे देश में जो भी राजनीतिक लोग हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो भी पॉलिटिशियंस हैं, उनके ऊपर डाटा कलेक्ट करती है। तो अभी हाल ही में एक डाटा कलेक्ट की है राज्यसभा के सांसदों के ऊपर, और वो क्या बोलती है राज्यसभा के सांसदों के ऊपर कि जो हमारे राज्यसभा में सांसद हैं, उनसे जो 31% राज्यसभा सांसद हैं, उनके ऊपर कुछ ना कुछ आपराधिक मामले दर्ज हैं। ठीक है, ये अपने रिपोर्ट से उस गंभीरता को दर्शाने की कोशिश करती है कि जो हमारा पॉलिटिक्स है उसमें कितना ज्यादा क्रिमिनलाइजेशन और कितना ज्यादा बॉडी मसल की पावर का यूज होता है। ठीक है, तो इस बात को रट लो दोस्तों। अभी हमारे करंट के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो वेंकैया नायडू करंट के वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन से सांसद एलिजिबल होते हैं वोट करने के लिए? तो लोकसभा और राज्यसभा के हर प्रकार के सांसद एलिजिबल होते हैं। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों कि कौन सा वाइस प्रेसिडेंट है जो 2 बार जीत के आया है लगातार? तो एक हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं और दूसरे हमारे हमीद अंसारी जी हैं। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों कि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो राजीव कुमार जी हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। ठीक है, कितना परसेंट राज्यसभा सांसदों के ऊपर आपराधिक मामला है बोलेगा तो 31% सांसदों के ऊपर आपराधिक मामला चल रहा है। ठीक है, इसी के साथ अपन देखते हैं अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है? भारत सरकार द्वारा भारत के प्रत्येक ब्लॉक में बनने वाले स्कूल का नाम क्या है? तो पीएम श्री स्कूल का नाम रखा गया है। ठीक है, अगर बोलता है कौन सी मिनिस्ट्री लेके आई है इसको, तो देखिए दोस्तों, शिक्षा विभाग के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसको लाया गया है। अगर बोलेगा प्रत्येक ब्लॉक में कितना स्कूल बनाने का नियम है, तो हर ब्लॉक में कम से कम एक स्कूल बनाने का प्रावधान है। ठीक है, इसके तहत टोटल देश में कितना स्कूल बनाना है बोलेगा तो पूरे इंडिया में 15,500 स्कूल बनाने का लक्ष्य है। ठीक है, अगर बोलेगा ये स्कूल क्यों बना रहे हैं, तो देखिए दोस्तों, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2022, उसके गोल्स को पूरा करने के लिए इसे बनाया जा रहा है। ठीक है, अगर बोलेगा फोकस किस में है, क्या करना चाह रही है सरकार, तो देखिए दोस्तों, फोकस किस में है, तो सबसे पहले फोकस तो इंफ्रास्ट्रक्चर में है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में है। और किस में है बोलेगा तो, और सबसे बड़ा जो फोकस है वो जो शिक्षक हैं और जो विद्यार्थी हैं उनका जो औसत होता है उनको भी बढ़ाने का सबसे बड़ा फोकस है। अगर बोलेगा कि और क्या है, तो देखिए दोस्तों, जो इसमें पढ़ाई होगी वो किस चीज की पढ़ाई होगी, तो स्कूल के साथ साथ यहाँ पे कौशल विकास का भी पढ़ाई किया जाएगा, ताकि जो बच्चे यहाँ से पढ़ के निकले उनके पास इतना कौशल हो कि वो खुद से रोजगार अपना ढूंढ पाए। अगर कौन से लैंग्वेज में पढ़ाई होगा बोलेगा तो देखो दोस्तों, लोकल लैंग्वेज में पढ़ाने का इसमें प्रावधान है। ठीक है, एक बात और देखिए दोस्तों, इसकी खास बात यह है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार बोलती है हम कोई भी न्यू बिल्डिंग नहीं बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, तो हम ऑलरेडी जो ओल्ड बिल्डिंग है उसका रीडेवलपमेंट करेंगे ताकि हमारा जो खर्चा है वो भी हम बचा पाएं और एक बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी दे पाएं, जैसे कि शिक्षक और विद्यार्थियों का औसत बढ़ा पाएं, जो कि शिक्षा विभाग में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है। ठीक है, एक बात और देखो दोस्तों, अगर बोलता है जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वो किसके अंतर्गत आती है, तो देखिए दोस्तों, पहले ये स्टेट लिस्ट में आता था। ठीक है, लेकिन 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद इसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया है। ठीक है, एक बात और जानो दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमको जाना कि जो एक्ट होता है और जो पॉलिसी होता है उसमें डिफरेंस क्या होता है।
किसमें? एक्ट और पॉलिसी में डिफरेंस क्या होता है? तो एक बात देखिए दोस्तों, जो एक्ट होता है वो हमारी जो संसद होती है या हमारा विधान सभा होता है, वो जो बिल होता है वो बिल को पारित करती है, और जो बिल पारित होता है, बिल पारित होने के बाद वो एक्ट बन जाता है। क्योंकि वो संसद और विधानसभा से पास हुआ है, इसलिए जो एक्ट होता है, ये जो एक्ट होता है वो संस्थानों पे और हमारी जनता पे बाइंडिंग होता है। जहां तक रही पॉलिसी की बात, जो पॉलिसी होता है वो केवल एक गोल होता है, ये केवल एक गोल होता है या केवल एक उद्देश्य होता है, जिस चीज का लक्ष्य लेके चलते हैं, वो प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए हम एक पॉलिसी बनाते हैं। ठीक है, तो पॉलिसी इसीलिए बाइंडिंग नहीं होता है, ये सिर्फ हमारा एक मार्गदर्शन का काम करता है। ठीक है, तो अगर बोलेगा एजुकेशन सेक्टर में कौन कौन से एक्ट हैं और कौन कौन सी पॉलिसीज हैं, तो देखिए दोस्तों, एक्ट कौन सा है? तो जो 2002 है उसमें हमारी सरकार क्या की थी, तो जो एजुकेशन है, एजुकेशन को हमारे आर्टिकल 21A के अंतर्गत लाके इसको फंडामेंटल राइट घोषित कर दी थी। मतलब जो एजुकेशन है उसको 2002 में हमारा मौलिक अधिकार बताया गया था। उसके तहत क्या किया गया था? 2009 को राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया गया था। ठीक है, इस राइट टू एजुकेशन एक्ट में क्या बोला गया था कि जो 6 साल से 14 साल तक के जो विद्यार्थी हैं, उनका जो शिक्षा है, उनका शिक्षा में उनका मौलिक अधिकार है। क्या है? शिक्षा में उनका मौलिक अधिकार है। इसीलिए जरूरी है सरकार को कि सरकार 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को एक सुगम और एक सरल शिक्षा उनके घर तक व्यवस्था कर पाए। ठीक है, तो अगर बोलेगा एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसी कौन कौन सी है, तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट पॉलिसी आई थी 1968 में, सेकंड पॉलिसी आई थी 1986 में, और अभी कौन सी पॉलिसी चल रही है बोलेगा तो जो थर्ड पॉलिसी थी, जो 1986 को रिप्लेस करके 2020 में आई थी, वो अभी प्रेजेंट एजुकेशन की पॉलिसी चल रही है। ठीक है, ठीक है, तो इस बात को रट लो दोस्तों कि जो हर ब्लॉक में बनने वाला है उसका स्कूल का नाम क्या है, तो पीएम श्री स्कूल का नाम है। कौन से एजुकेशन पॉलिसी के तहत लाया गया है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत लाया गया है। अगर बोलता है हमारे शिक्षा मंत्री जी कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है, अगर बोलता है कि मेन फोकस क्या है, तो सबसे बड़ा फोकस जो है और सबसे इंपॉर्टेंट फोकस क्या है कि जो टीचर और स्टूडेंट का रेशियो है उसको इंक्रीज करने की बात कही गई है। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों कि जो एजुकेशन है वो कॉन्करेंट लिस्ट में कौन से एक्ट के तहत आया, तो 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत लाया गया। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों कि जो 2020 की एजुकेशनल पॉलिसी आई है, किसको रिप्लेस करके आई है, तो 1986 की एजुकेशन पॉलिसी को रिप्लेस करके आई है। इस बात को रट लो दोस्तों कि राइट टू एजुकेशन कब आया था, तो 2009 में इसको लाया गया था। ठीक है, चलो दोस्तों देखते हैं अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है कि जम्मू कश्मीर भारत में 2023 में कौन से समूह का शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाना है, तो किसका किया जाना है, तो G20 का शिखर सम्मेलन जम्मू कश्मीर में 2023 में होने वाला है। देखिए दोस्तों, अगर बोलता है G20 की स्थापना कब हुई थी, तो 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अगर बोलता है 2022 में ये समिट कहाँ हुआ था, तो इंडोनेशिया के बाली में 2022 में समिट हुआ था। अगर बोलता है 2023 में कहाँ होने वाला है, तो इंडिया में ये 2023 में समिट होने वाला है। ठीक है, एक बात और देखिए दोस्तों, जो ये G20 ग्रुप है, ये G20 ग्रुप जो है ये वर्ल्ड का 90% ग्लोबल वर्ल्ड प्रोडक्ट में इनकी भागीदारी होती है। ठीक है, इसलिए हम समझ सकते हैं कि जो G20 ग्रुप है वो कितना पावरफुल ग्रुप है। ठीक है, एक बात और देखो दोस्तों कि अगर बोलता है कि जो जम्मू कश्मीर है उसका गवर्नर कौन है, तो देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर का गवर्नर कोई नहीं है। तो अगर बोलेगा गवर्नर नहीं है तो कौन है वहां, तो जम्मू कश्मीर में होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर। क्यों?
क्योंकि जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है। तो कौन है उसका लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलेगा तो मनोज सिन्हा जी उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। अगर बोलता है कि लद्दाख का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है तो देखिए दोस्तों माथुर जी यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। ठीक है, एक बात और देखो दोस्तों, एक होता है ब्रिक्स समूह। ठीक है, अगर बोलता है ये ब्रिक है वो कब बना था तो देखिए दोस्तों 2009 में ब्रिक की स्थापना की गई थी। कौन कौन आता है बोलेगा तो इसमें आता है ब्राजील, आर से होता है रशिया, आई से होता है इंडिया और सी से होता है चाइना। ठीक है, 2009 में ये 4 लोगों मिलके एक समूह बनाए थे। 2010 में क्या हुआ कि इसमें ब्रिक में एक एस भी शामिल हो गया। एस कौन है बोलेगा तो साउथ अफ्रीका को भी इसमें शामिल कर दिया गया। तो अब बोलेगा 2022 में इसका समिट कहाँ हुआ था तो देखिए दोस्तों चाइना में 2022 में इसका समिट आयोजित हुआ था। अगर बोलेगा 2023 में ये समिट कहाँ होने वाला है तो देखो दोस्तों साउथ अफ्रीका में 2023 का समिट कराया जाना है। अगर बोलता है जो ब्रिक्स है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो देखो दोस्तों चाइना के ही संघाई में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, अगर बोलता है जो ये ब्रिक्स है इसके बैंक का नाम क्या है तो देखो दोस्तों इस बैंक का नाम न्यू डेवलपमेंट बैंक रखा गया है। ठीक है, क्या रखा गया है? न्यू डेवलपमेंट बैंक रखा गया है। ठीक है, एक और चीज जानिए दोस्तों, एक और समूह होता है, उस समूह का नाम है G7 ग्रुप। अगर बोलता है G7 ग्रुप के समूह में कौन कौन आता है तो देखिए दोस्तों इसमें आता है यूके, यूएसए, फ्रांस, जापान, आता है कनाडा, इटली और जर्मनी। ये जो सबसे पावरफुल 7 कंट्रीज हैं, एक तरीके से आप ये भी बोल सकते हैं कि ये वन ऑफ द 7 रिचेस्ट कंट्री हैं। क्या है? वन ऑफ द 7 रिचेस्ट कंट्री हैं। ये है तो 10% पॉपुलेशन, क्या है? ये है तो 10% पॉपुलेशन, लेकिन ये वर्ल्ड के 90% पॉपुलेशन पे इम्पैक्ट डालते हैं। इनका जो डिसीजन है, इनके जो निर्णय हैं, ये वर्ल्ड के 90% पॉपुलेशन में इम्पैक्ट डालते हैं। इससे ये समझ में आता है कि जो G7 कंट्रीज है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर बोलता है कि जो G7 है उसका 2022 में समिट कहाँ हुआ तो देखिए दोस्तों जर्मनी में इसका 2022 का समिट कराया गया। ठीक है, तो इस समिट में बहुत सारे देशों को एक फ्रेंडली इनविटेशन दिया गया था, मतलब एक गेस्ट के रूप में कुछ कंट्रीज को बुलाया गया था। तो उनमें से कुछ कंट्रीज में एक कंट्री कौन सी थी? एक कंट्री थी इंडिया। ठीक है, तो इंडिया की तरफ से प्रतिनिधित्व करने कौन गए थे तो हमारे मोदी साहब वहां जर्मनी गए थे G7 समिट में प्रतिनिधित्व करने। तो G7 समिट में मोदी जी क्या किए तो देखो दोस्तों जो G7 कंट्रीज है उनसे हमारे जो मोदी जी हैं वो रिक्वेस्ट किए। अगर बोलता है क्या रिक्वेस्ट किए तो देखो दोस्तों मोदी जी G7 को बोलते हैं कि जो हमारा देश है आप हमारे देश में आइए और क्लीन एनर्जी में इन्वेस्ट करिए, ताकि जो हमारा देश है, देश के साथ साथ जो वर्ल्ड है उसका जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसको हम ठीक करने में साथ मिलके एक दूसरे की सहायता करके जो क्लाइमेट चेंज है उसको बेहतर तरीके से ठीक कर पाए। ठीक है, तो G7 कंट्री बोलती है कि ऐसा क्या है भारत में जो हम वहां के क्लीन एनर्जी में इन्वेस्ट करें। तो देखिए दोस्तों मोदी जी जवाब देते हैं और मोदी जी बोलते हैं कि देखिए यार कि जो हमारी कंट्री है उसमें 17% पॉपुलेशन वर्ल्ड की रहती है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग जो वर्ल्ड है उसका सिर्फ 5% कार्बन एमिशन करते हैं। ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ा सफलता माना जाता है। ठीक है, इसके साथ ही हम भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी और बहुत सारी इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे कि इंडिया में जो वर्ल्ड का फर्स्ट एक ऐसा एयरपोर्ट है जो कि फुल्ली सोलार से चलता है, जहाँ के जो भी ऑपरेशन से जो भी चीजें हैं वो फुल्ली सोलार से की जाती है। तो कौन सा एयरपोर्ट है बोलेगा तो
कोचिन एयरपोर्ट है। ठीक है, और क्या है बोलेगा तो मोदी जी बोलते हैं कि जो हमारा देश है, क्योंकि हमारे देश में 17% पॉपुलेशन रहती है, इसलिए ये वर्ल्ड का बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है। इसकी वजह से आप जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे, जो भी यहाँ टेक्नोलॉजी को टेस्ट करोगे, उससे वर्ल्ड में इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। तो इसलिए जो G7 जो कंट्रीज है, उनको जो हमारे मोदी जी है क्लीन एनर्जी में इन्वेस्ट करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक बात और देखिए दोस्तों, जो G7 कंट्रीज है वो क्या कर रही है, वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लेके आ रही है। कितना इन्वेस्टमेंट कर रही है बोलेगा तो 600 अरब डॉलर रुपए का इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टमेंट कर रही है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है बोलेगा तो B3W इसका नाम है, मतलब ब्रिंग बैक बेटर वर्ल्ड। ब्रिंग बैक बेटर वर्ल्ड इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है। ठीक है, तो अगर बोलता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है ये ला क्यों रही है, तो देखिए दोस्तों, जो चाइना है वो 2013 में एक प्रोजेक्ट लेके आई थी, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट था। उस प्रोजेक्ट का नाम क्या था, तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उस प्रोजेक्ट का नाम था, जो कि जो चाइना है उस चाइना का ये बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में से एक था। इस प्रोजेक्ट के तहत चाइना क्या कर रही है, तो देखिए दोस्तों, चाइना क्या कर रही है इस इनिशिएटिव के तहत। जो चाइना है, चाइना को अपने आप को वर्ल्ड से कनेक्ट करने की ये योजना बनाई है। वर्ल्ड में कौन कौन से बोलेगा तो स्पेशली जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, जो एशिया के कंट्रीज हैं और जो यूरोप के कंट्रीज हैं, ऐसे लगभग 100 कंट्रीज के बीच में और चाइना के बीच में कनेक्टिविटी बिल्ड करना चाहती है। ठीक है, क्यों बिल्ड करना चाहती है बोलेगा तो देखिए दोस्तों, जो चाइना है उनकी स्ट्रेटजी क्या होती है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के तहत जो अफ्रीकन एशियन जो गरीब कंट्रीज हैं, जिनके पास इन्वेस्टमेंट में पैसा नहीं है, उन कंट्रीज में ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अपना इन्वेस्टमेंट करती है और इन्वेस्टमेंट के बाद उनको एक डेप्थ ट्रैप होता है उसमें फंसाने की कोशिश करती है। लेकिन इन आरोपों को चाइना ने कई बार खारिज किया है। ठीक है, तो इसी डर से, इसकी वजह से क्या हुआ है, ये प्रोजेक्ट की वजह से चाइना इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टों की वजह से, जो चाइना है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तो बना ही रही है, लेकिन साथ में पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और साथ ही जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है, जो स्ट्रेटेजिक पावर गेन करने में सफलता हासिल कर रही है। उसकी वजह से ये यूरोप को बहुत टफ कंपटीशन दे रही है। और G7 में जैसे कि हम देखे हैं, G7 में आता कौन है, जो 7 रिचेस्ट कंट्रीज हैं वो G7 में आते हैं। तो क्योंकि चाइना इतना टफ कंपटीशन दे रही है, उसकी वजह से इसी जो बेल्ट और रोड इनिशिएटिव है उसको काउंटर करने के लिए G7 क्या लेके आई है, ब्रिंग बैक बेटर वर्ल्ड नाम का इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आई है। ठीक है, ठीक है, तो इस बात को रट लो दोस्तों कि जो G20 समिट है उसका 2023 में कहाँ होने वाला है, तो इंडिया के जम्मू कश्मीर में इसको कराया जाना है। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों कि जो जम्मू कश्मीर है उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो मनोज सिन्हा जी यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों कि 2022 में ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ था, तो चाइना में ब्रिक्स समिट कराया गया था। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों कि जो ब्रिक्स बैंक है उस ब्रिक्स बैंक का नाम क्या है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक इस ब्रिक्स बैंक का नाम है। इस बात को रट लो दोस्तों कि ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो चाइना के संघई में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों कि जो G7 का समिट है 2022 में कहाँ कराया गया था, तो जर्मनी में इसको कराया गया था। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों कि वर्ल्ड का पहला एयरपोर्ट ऐसा कौन सा है जो कि 100% सोलार पावर से ऑपरेटेड है, तो केरला का कोचीन फर्स्ट एयरपोर्ट बनाया गया है। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों, ब्रिंग बैक बेटर वर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट किसका है, तो G7 का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव किसका है बोलेगा तो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव 2013 में लाया गया था। ठीक है, इसी के साथ देखते हैं अब अपना नया प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोलता है, हाल ही में
किस देश में पद्मा ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो किस देश में किया गया है? बांग्लादेश में किया गया है। अगर बोलेगा ये पद्मा ब्रिज की लंबाई कितनी है, तो 6.15 किलोमीटर का पद्मा ब्रिज का लंबाई है। अगर बोलेगा ये जो ब्रिज है वो किस चीज का ब्रिज है, तो ये रोड और रेलवे के लिए ब्रिज बनाया गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो रोड और रेलवे होता है उसका इकोनॉमी में इतना गहरा संबंध होता है कि जितनी तेजी से और जितना अच्छा रोड और रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जितनी अच्छी वहाँ के जगहों की कनेक्टिविटी होती है, उतने ही रफ्तार से वहाँ की इकोनॉमी भी तेजी से बढ़ती है। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझो दोस्तों, अगर जैसे ये ए और बी प्लेस है, अगर इसको तय करने में अगर 1 दिन लग जाता है, और वहीं दूसरा केस है जो उसी ए और बी के बीच में जो कनेक्टिविटी है वो रोड अच्छा होने के कारण उनकी जो दूरी है आधे दिन में तय हो जाती है, तो पहले केस के इस केस के कंपैरिजन में जो इस केस में है, जो ये रोड है, इसमें जो हमारा बिजनेस है वो डबल स्पीड से चलने लगता है। क्योंकि जो बिजनेस है वो डबल स्पीड से चलने लगता है, तो इकोनॉमी का भी जो कंट्रीब्यूशन है उसमें बढ़ जाता है। यही एक रीजन है कि वर्ल्ड बैंक बोलती है कि जो ये ब्रिज बनने से, ये वन ऑफ द रीजन है कि वर्ल्ड बैंक बोलती है कि ये ब्रिज बनने से जो बांग्लादेश है वो 2026 तक लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री से बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये इस जो वर्ल्ड बैंक का कहना है वो ये कहना है कि जो रोड और रेलवे है वो इतना अच्छा होते जा रहा है बांग्लादेश में कि इनको जो इकोनॉमी है वो भी बूस्टअप करते जा रही है। ठीक है, एक बात और देखो दोस्तों कि जो ब्रिज बन रही है उस ब्रिज के बनने से और क्या हुआ, जो मैत्री एक्सप्रेस है, जो कि मैत्री एक्सप्रेस कोलकाता से लेके जो ढाका तक चलाई जाती है, वो उसको पहले कम से कम 6 से 7 घंटे लग जाया करते थे। लेकिन क्योंकि ये ब्रिज बन गया है, जो मैत्री एक्सप्रेस का सफर है कोलकाता से ढाका का, वो केवल 3.5 घंटे का रह गया है। ठीक है, एक बात और जानिए दोस्तों कि ये जो मैत्री एक्सप्रेस है जो कोलकाता से ढाका के बीच में चल रही है, ऐसी और कितनी ट्रेनें हैं जो इंडिया और बांग्लादेश को कनेक्ट कर रही है बोलेगा तो पहला है मैत्री एक्सप्रेस, दूसरा है बंधन एक्सप्रेस, ठीक है, और एक तीसरा ट्रेन का नाम है मिताली एक्सप्रेस, जो कि अभी हाल ही में चालू किया गया है। ठीक है, एक बात और जान लो दोस्तों कि जो हमारी इंडिया है, जो इंडिया में 1950 में जो चीते हैं वो क्या हो गए थे, विलुप्त हो गए थे। ठीक है, उसकी वजह से हमारे देश में चीते नहीं रहे थे। ठीक है, तो इसीलिए 2009 में क्या हुआ था, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज है, वो क्या की थी, एक प्रोजेक्ट लेके आई थी। ठीक है, वो प्रोजेक्ट का नाम क्या था, तो प्रोजेक्ट का नाम था चीता रीइंट्रोडक्शन योजना। ठीक है, इस योजना के तहत क्या होना था कि जो साउथ अफ्रीका से हर साल 8 चीतों को इंडिया लाना था। ठीक है, तो इसी प्रोग्राम के तहत हाल ही में क्या होने वाला है, जो इन चीतों की फर्स्ट खेप है वो इंडिया आने वाली है। ठीक है, तो कहाँ आने वाली है, तो साउथ अफ्रीका से इंडिया के जो कूनो नेशनल पार्क है वहां चीतों का पहला खेप आने वाला है। ठीक है, एक बात और जानिए दोस्तों, ये जो चीता को साउथ अफ्रीका से इंडिया लाया जा रहा है, ये ऐसा पहला मौका है जब कोई भी ऐसे जंगली जानवरों को इंटर कॉन्टिनेंटल ट्रांसफर किया जा रहा है। ठीक है, अगर बोलता है कि जो ये कूनो नेशनल पार्क है ये कहाँ स्थापित है, तो जो कूनो नेशनल पार्क है हमारे मध्य प्रदेश जिले में आता है। अगर बोलता है मध्य प्रदेश में और कौन कौन से ऐसे फेमस नेशनल पार्क है, तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ भी वहीं पे है, बांधवगढ़ भी है, और है सतपुरा नेशनल पार्क, और है पन्ना नेशनल पार्क। ऐसे काफी सारे नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थापित हैं। ठीक है,
ठीक है, तो इस बात को रट लो दोस्तों कि पद्मा ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है, तो बांग्लादेश में पद्मा ब्रिज की स्थापना की गई है। अगर बोलता है कि कौन कौन से एक्सप्रेस इंडिया और बांग्लादेश के बीच में चलाए जा रहे हैं, तो एक है मैत्री एक्सप्रेस, दूसरा है बंधन एक्सप्रेस, और तीसरा रिसेंटली कौन सा एक्सप्रेस चलाया जा रहा है, तो मिताली एक्सप्रेस चलाया जा रहा है। ठीक है, एक बात और जानो दोस्तों कि जो हमारा इंडिया है, इंडिया में क्या होने वाला है, तो इंडिया में बुलेट ट्रेन चलने वाला है। ठीक है, किसकी सहायता से चलने वाला है बोलेगा, तो जापान की सहायता से बुलेट ट्रेन को चलाने की तैयारी की जा रही है। तो हमारे जो रेलवे मिनिस्टर हैं, जो अश्विनी वैष्णव जी हैं, वो क्या बोलते हैं कि जो ये बुलेट ट्रेन बनाया जा रहा है, ये संभवतः हमारा पूरा प्रयास है कि 2026 तक जो बुलेट ट्रेन है उसको स्थापित कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इस बात को रट लो दोस्तों कि कूनो नेशनल पार्क कौन से स्टेट के अंदर आता है, तो मध्य प्रदेश के अंदर कूनो नेशनल पार्क आता है। इस बात को रट लो दोस्तों कि चीता रीइंट्रोडक्शन योजना कब आया था, तो 2009 में ये आया था। अगर बोलता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कौन है, तो भूपेंद्र यादव जी इसके मिनिस्टर है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न। अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है, डीआरडीओ द्वारा किस हवाई वाहन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। किसका किया गया है, अभ्यास का किया गया है। देखिए दोस्तों, अगर बोलता है कि अभ्यास क्या है, तो अभ्यास एक हीट टेक्नोलॉजी है। हीट टेक्नोलॉजी मतलब हाई स्पीड एक्सपांडेबल एरियल टारगेट है। ठीक है, किसके तहत बनाया गया है बोलेगा, तो जो अभ्यास है इसको मेक इन इंडिया के तहत इंडिजीनियसली बनाया गया है। ठीक है, अगर बोलेगा इसका टेस्ट कहां से किया गया है, तो देखिए दोस्तों, इसका जो टेस्ट है वो उड़ीसा के चंदीपुर जगह से किया गया है। ठीक है, कौन किया है बोलेगा, तो डीआरडीओ ने इसका परीक्षण किया है। ठीक है, अगर बोलता है डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है, तो देखिए दोस्तों, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। अगर बोलता कब स्थापित हुआ, तो 1958 में इसको बनाया गया था। ठीक है, अगर बोलता है इसके चीफ कौन है, इनके चीफ का नाम है जी सतीश रेड्डी जी। अगर बोलेगा कि ये जो डीआरडीओ है कौन से मंत्रालय के अंदर में आता है, तो रक्षा मंत्रालय के अंदर में ये आता है। ठीक है, एक बात और देखो दोस्तों, अगर बोलता है ध्रुव मार्क 3 क्या है, तो ध्रुव मार्क 3 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है। ठीक है, अगर बोलता है इसको कौन बनाया था, तो देखिए दोस्तों, इसको मेक इन इंडिया के तहत HAL ने बनाया था। HAL का फुल फॉर्म क्या है बोलेगा, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है, जो कि मेक इन इंडिया के तहत इंडिजीनियसली इसको बनाया है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, ध्रुव मार्क 3 को जो हमारी इंडियन कोस्टल गार्ड है उसमें इसको कमीशन किया गया है। क्या किया गया है, इसको अभी उसमें उनको यूज करने के लिए दिया गया है। ठीक है, अगर एक बात और देखिए दोस्तों, जो VLSRSAM जो है वो क्या है बोलेगा, तो देखिए दोस्तों, VLSRSAM का फुल फॉर्म होता है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, अगर बोलता है ये जो मिसाइल है उसका रेंज कितना है, तो देखिए दोस्तों, क्योंकि ये शॉर्ट रेंज का है, 30 किलोमीटर तक का इसका रेंज है। अगर बोलेगा कहां से कहां उड़ती है ये मिसाइल, तो देखो दोस्तों, जो सरफेस टू एयर इस मिसाइल को दागा जाता है, जो कि एक लो हाइट तक जाती है। ठीक है, लो हाइट तक जाती है। ठीक है, अगर बोलेगा ये जो VLSRSAM है इसको कौन लॉन्च किया है, तो देखिए दोस्तों, जो हमारी नेवी है और जो हमारी DRDO है,
इसको मिलके लॉन्च की है। अगर बोलता है जो हमारे नेवी है उसके चीफ कौन है, तो हरि कुमार जी इसके चीफ हैं। ठीक है, एक बात और देखिए दोस्तों, जो ये मिसाइल है, ये मिसाइल की खास बात ये है कि जो रडार है, ये जो मिसाइल है रडार की पकड़ में नहीं आती है, ठीक है। उसकी वजह से ये जो मिसाइल है ये एक अलग किस्म का मिसाइल हो जाता है, जो कि हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर बोलता है डीआरडीओ किस एरियल व्हीकल का परीक्षण किया है सफलता, तो अभ्यास नाम के व्हीकल का ये सफलता परीक्षण किया है। अगर बोलेगा ध्रुव मार्क 3 क्या है, तो ध्रुव मार्क 3 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है। ठीक है, जो किसमें कमीशन किया है, इंडियन कोस्ट गार्ड में कमीशन किया गया है। किसमें कमीशन किया है बोलेगा तो जो पोरबंदर है जो कि गुजरात की एक कोस्ट है, उसकी इंडियन कोस्ट गार्ड में कमीशन किया गया है। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों कि जो नेवी है उनके चीफ कौन है, तो हरि कुमार जी उनके चीफ हैं। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी बोलेगा तो 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। अगर बोलता है रक्षा मंत्री जी कौन है, तो हमारे राजनाथ सिंह जी हमारे रक्षा मंत्री के अध्यक्ष हैं। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों, जो डीआरडीओ है उसका चीफ कौन है बोलेगा तो जी सतीश जी रेड्डी जी इसके चीफ हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है कि व्यावसायिक सुधार कार्य योजना 2020 के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ को किस श्रेणी में रखा गया है। तो देखिए दोस्तों, जो ये हमारा बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान है जो 2020 है, उसको किसके अंतर्गत लाया गया था, तो मेक इन इंडिया प्लान के तहत इसको लाया गया था। अब ये एक बात और देखिए दोस्तों, एक होता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसकी रैंकिंग कौन लाता है बोलेगा तो ये वर्ल्ड बैंक लेके आती है। ठीक है, इंडिया में किसके सपोर्ट से लाती है बोलेगा तो डाटा कौन देता है बोलेगा तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के सपोर्ट से इसको लेके आती है। तो 2022 में क्या की है, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है 2022 में क्या की है, जो ये वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट दे रही है, उसमें जो राज्य हैं उनको किसके दम पे किसके इंप्लीमेंटेशन में जज किया जा रहा है, तो बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान जो 2022 में बना था उसका कैसा इंप्लीमेंटेशन हुआ है, उसके बेसिस में राज्यों को देखा जा रहा है, उनका परफॉर्मेंस चेक किया जा रहा है। ठीक है, तो इस बार क्या किया है डिफरेंट, तो 2022 में जो राज्य हैं उनको अलग अलग 4 श्रेणियों में बांट दिया गया है। ठीक है, कौन कौन से 4 श्रेणी है बोलेगा तो एक श्रेणी है टॉप अचीवर्स का, दूसरा है अचीवर्स, तीसरा है एस्पायरिंग स्टेट्स और चौथा है इमर्जिंग बिजनेस इकोसिस्टम। तो अब बोलेगा जो छत्तीसगढ़ है उसको किस कैटेगरी में रखा है, तो देखो दोस्तों छत्तीसगढ़ को अचीवर्स कैटेगरी में रखा गया है। तो कौन सा रैंक आया था बोलेगा तो अचीवर्स कैटेगरी में छत्तीसगढ़ का 2nd रैंक आया है। तो अचीवर्स कैटेगरी में 1st रैंक किसका है बोलेगा तो 1st रैंक आसाम स्टेट का आया है। ठीक है, एक बात और जानो दोस्तों, अगर बोलता है जो हमारा ये वर्ल्ड बैंक है, अगर वर्ल्ड बैंक कब स्थापित हुआ, तो देखिए दोस्तों 1944 में 2 इंस्टीट्यूशंस की स्थापना हुई थी, एक है वर्ल्ड बैंक और दूसरा है IMF। ये दोनों इंस्टीट्यूशंस को वर्ल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड में इकोनॉमिक को अच्छे से बेटर वे में रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था। तो अगर बोलेगा इनका हेडक्वार्टर्स कहाँ था, तो देखिए दोस्तों वॉशिंगटन डीसी में दोनों का हेडक्वार्टर को एक साथ बनाया गया था। ठीक है, तो इस बात को रट लो दोस्तों कि जो छत्तीसगढ़ है वो किस कैटेगरी में था, तो छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 2nd रैंक में था। कौन सी कैटेगरी में था बोलेगा तो अचीवर्स कैटेगरी में इनको रखा गया था। ठीक है, अगर बोलता है वर्ल्ड बैंक कब बना, तो वर्ल्ड बैंक कब बना 1944 में इसको बनाया गया। एक बात और देखो दोस्तों, एक होता है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, क्या वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। ठीक है, अगर बोलेगा इस इंडेक्स को कौन लेके आता है, तो इसको IMD लेके आती है। IMD का फुल फॉर्म क्या बोलेगा तो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट
मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अगर बोलेगा इसमें इंडिया का रैंक क्या है, तो देखिए दोस्तों 2021 में इसमें इंडिया का रैंक 43 था, जो कि सुधर के 2022 में कितना हो गया है बोलेगा तो 37 इंडिया का रैंक हो गया है। ठीक है, तो इस बात को रट लो दोस्तों। जो वर्ल्ड बैंक है और जो IMF है उसका अगर बोलेगा हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। इस बात को रट लो दोस्तों। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में इंडिया का 2022 में क्या रैंक आया था बोलेगा तो 37 इसका रैंक आया था। चलिए देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, अंतरिक्ष मलबे को साफ करने के लिए कौन सा देश ऑक्टोपस अंतरिक्ष यान लॉन्च करेगा। ठीक है, तो कौन करेगा, ब्रिटेन इसको लॉन्च करेगा। तो बोलेगा अगर उसके प्रोग्राम का नाम क्या है, तो उसके प्रोग्राम का नाम क्या है, एक्टिव डेब्रिस रिमूवल प्रोग्राम। ठीक है, इस प्रोग्राम के तहत क्या कर रहा है ब्रिटेन, कि जो भी स्पेस में जो डेब्रीज है, जो कचड़े हैं, जो हमारे यूज के नहीं है, उनको सफाई करने का जिम्मा ले रहा है। ठीक है, तो कब तक करेगा बोलेगा तो देखिए दोस्तों, इसको 2026 तक स्टार्ट कर लिया जाएगा। कब तक साफ हो जाएगा बोलेगा तो 2030 तक उसकी सफाई कर ली जाएगी, ऐसा ब्रिटेन का दावा है। ठीक है, अगर बोलेगा कि कर क्यों रही है, इसकी जरूरत क्या है करने की, तो देखिए दोस्तों कि डेब्रिज एक्चुअली में होता क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो हमारा चंद्रयान मिशन है उसमें जो विक्रम रोवर था उससे हमारा कनेक्शन एक टाइम के बाद छूट गया है, लेकिन वो अभी भी स्पेस में वो घूम रहा है, वो अभी भी स्पेस में घूम रहा है। बस हुआ क्या है कि हम उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए वो हमारे काम का नहीं है। तो इसलिए वो हमारे लिए क्या हो गया है, वो हमारे लिए कबाड़ हो गया है। ऐसे बहुत सारे स्पेसक्राफ्ट, ऐसे बहुत सारे सैटेलाइट हैं जो हमारे लिए कबाड़ हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो स्पेस में घूमते रहते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव डेब्रिज। तो डर ये है कि जो ये एक्टिव डेब्रिज है जो हमारे काम का नहीं है, वो किसी दिन जो हमारे काम के सैटेलाइट्स हैं उनको किसी तरीके से नुकसान ना पहुंचाए। इसीलिए जो ब्रिटेन है इन डेब्रिज को साफ करने का जिम्मा अपने हाथों में लेने वाली है। ठीक है, तो किस शेप का है अगर ये स्पेसक्राफ्ट बोलेगा तो ऑक्टोपस जो जानवर होता है उसके शेप में इस यान को रखा गया है, ताकि वो एक अच्छे से जो डेब्रिज है उसको जकड़ पाए और डेब्रिज को बाहर निकालने में सहायता कर पाए। ठीक है, एक बात और देखिए दोस्तों कि जो हमारा कैरेबियन आइलैंड है, कैरेबियन मैंग्रोव है, जो कैरेबियन मैंग्रोव में क्या मिला है, तो थायो मार्गरिटा मैग्निफिका नाम का एक बैक्टीरिया मिला है, जिसको दावा किया जा रहा है कि वो हमारे वर्ल्ड का अब तक का सबसे लार्जेस्ट बैक्टीरिया है। ठीक है, किस शेप का है बोलेगा तो जो हमारा पलक का बाल होता है, पलक के बाल के शेप के इस बैक्टीरिया को बताया जा रहा है, जो कि वर्ल्ड का अब तक का सबसे बड़ा बैक्टीरिया कहा जा रहा है। ठीक है, तो इस बात को रट लो दोस्तों कि जो ऑक्टोपस के स्पेसक्राफ्ट है वो कौन लॉन्च कर रहा है, तो ब्रिटेन इसको लॉन्च कर रहा है। कब तक लॉन्च कर रहा है बोलेगा तो 2026 तक इसको लॉन्च कर लेगा। ठीक है, इस बात को रट लो दोस्तों कि लार्जेस्ट बैक्टीरिया कौन सा है, तो थायो मैग्निफिका अब तक का लार्जेस्ट बैक्टीरिया है। चलो दोस्तों, यहां ही समाप्त होता है हमारे आज क्लास का लेक्चर। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद दोस्तों।